नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप पुरानी 5 सीरीज खरीदने की सोच रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप गाड़ी को देखने जाते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है कि मतलब जब गाड़ी को आप देखने जाओ तो उसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास कोई मैकेनिक ऐसा नहीं है जो जाके आपके लिए देख सकता है या फिर आपको नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर इस जनरेशन जो कि 5 सीरीज है F10, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और कौन से इंजन के अंदर क्या ज्यादा दिक्कत आती है। तो आज सिर्फ डीजल जो F10 है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर यूजुअली आपको 4 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 520, 525 एंड 530 का ये आपको वेरिएंट लगभग मिलता है सब में। जो प्री फेसलिफ्ट गाड़ियां हैं उसके अंदर यूजुअली 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर सिंगल टर्बो के साथ आती है, बट 2014 एंड ऑनवर्ड्स जो इंजन आए थे उसके अंदर डुअल टर्बो था या ट्विन टर्बो थे। उसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा टर्बो होता है जो कि पहले भी होता था, उसके एडिशन में एक छोटा टर्बो और लगा देते हैं। सो दैट मेक्स इट अ ट्विन पावर टर्बो, जो कि BMW बुलाता है डुअल टर्बो सेटअप को। इन दोनों के अंदर प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ जल्दी। जब भी आप 520 लेते हो यूजुअली तो आपको 4 सिलेंडर का ऑप्शन मिलेगा। ये इंजन ऑप्शन आपको यूजुअली 2010 से लेके 2014 तक आपको ये इंजन आपको मिलेगा। 14 में भी प्री जो फेसलिफ्ट गाड़ियां उसके अंदर हैं ये। और ये जो F10 चेसिस जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं ये 2010 से लेके 2016 तक आया था, बट रियलिस्टिकली जो गाड़ियां रजिस्टर या इंडिया में आई थी वो 2011 से आने लगी थी। 2011 से लेके 2017 तक आप इस शेप की गाड़ियों को देखोगे। तो इस गाड़ी का जो फेसलिफ्ट वर्जन आया था LCI जो बोलते हैं वो 2014 में आया था, जिसमें कि आपको आगे का बम्पर और लाइट और पीछे की टेल लाइट और बम्पर डिफरेंट था। अंदर की जो स्क्रीन है वो डिफरेंट आती थी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल आ गया था और जो 4 सिलेंडर इंजन थे वो भी ट्विन टर्बो हो गए थे और 6 सिलेंडर इंजन थे वो भी ट्विन टर्बो हो गए थे। बट जो 2012 की 530 गाड़ियां आई थी कुछ, उसके अंदर भी ट्विन टर्बो इंजन आए थे। 530 देखते हो 2011-12 की अराउंड, तो उसके अंदर भी ट्विन टर्बो का इंजन आपको मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है 4 सिलेंडर में, और ज्यादातर वो इशू होते हैं EGR वेल्व का, टाइमिंग चेन रैटल का, और DPF बहुत जल्दी क्लॉग होता है इसका, और जो इसकी वैक्यूम लाइंस होती है 4 सिलेंडर की वो जल्दी खराब होती है। इसका AC कंप्रेसर जल्दी खराब होता है, इसके मैनिफोल्ड की गैस्केट भी जल्दी खराब होती है। 6 सिलेंडर इंजन है वो, चाहे सिंगल टर्बो हो चाहे ड्यूल टर्बो हो, उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी जो इंजन की आवाज है वो टोटली डिफरेंट है। 6 सिलेंडर इज वेरी स्मूथ। आप गाड़ी के अंदर बैठ के बता नहीं सकते हो कि गाड़ी स्टार्ट भी है अगर वो बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। बट अगर आप 4 सिलेंडर गाड़ी देखने जाते हो तो उसकी बहुत ज्यादा आवाज होती है इंजन की। बाहर खड़े होके भी और अंदर भी बता सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है। थोड़ी ज्यादा नॉइजी इंजन होता है 4 सिलेंडर। वो अक्रॉस प्लेटफॉर्म है। अगर आप इस टाइम की कोई भी मर्सिडीज लेते हो या ऑडी लेते हो, ऑडी फिर भी थोड़ा बहुत साइलेंट है इंजन, बट 4 सिलेंडर जितने भी इंजन है वो सारे नॉइजी होते ही हैं पीरियड। 4 सिलेंडर इंजन हमेशा नॉइजी रहेगा। अगर आपको थोड़ा स्मूथ राइड चाहिए या थोड़ा परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, और एवरेज का इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। 6 सिलेंडर जो है वो आपको लोकल में 10 से 12 की एवरेज आराम से दे देती, हाईवे पे ज्यादातर 15 तक 16 तक जाती है। वहीं पे अगर 520 होगी तो वो ज्यादातर 18 तक की एवरेज दे देगी, 20 की दे देगी मैक्सिमम, बहुत ही आराम से चलाओगे, बट 17-18 तक हाईवे पे दे देगी, और सिटी में 13-14 की है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है एवरेज का। हाँ, रिलायबिलिटी में काफी डिफरेंस है। 6 सिलेंडर इज वे रिलायबल देन 4 सिलेंडर। कभी भी गाड़ी ढूंढ रहे हो और आपको इतना इशू नहीं है एवरेज का, तो आई वुड रेकमेंड आप हमेशा ही इनलाइन 6 लो, चाहे वो सिंगल टर्बो हो चाहे वो ट्विन टर्बो हो। जो 6 सिलेंडर है उसके अंदर भी मैं आपको दिक्कत बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द सेम दिक्कत मिलेगी। EGR का एक अक्रॉस प्लेटफॉर्म हमेशा दिक्कत रहती है, EGR वेल्व की, EGR कूलर की, मैनिफोल्ड की, DPF की। बट इसके अंदर 6 सिलेंडर के अंदर इतनी दिक्कत नहीं है जितनी 4 सिलेंडर में है। और जैसे कि ये अब गाड़ियां 10 साल हो गए हैं मोस्ट ऑफ द गाड़ियों को, तो अब धीरे धीरे इसके अंदर जितने भी प्लास्टिक पार्ट होंगे वो खराब होने लगेंगे। 5 सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत है जो डोर हैंडल है वो खराब होते हैं इंटीरियर में ज्यादातर, और हेडलाइनर सैग होता है। अगर आप गाड़ी देखने जाते हो और आपकी गाड़ी का DRL नहीं चल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको हेडलाइट रिप्लेस करनी पड़ेगी। आजकल इतने ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं आती है इसके लिए। बेयर हेडलाइट अगर आप लेते हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो आपको अराउंड 20,000 की मिल जानी चाहिए। और DRL का मॉड्यूल आपको हमेशा अलग से लेना पड़ता है, वो भी 6-7 हजार का आ जाता है। प्री फेसलिफ्ट की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट अगर आप फेसलिफ्ट या LCI मॉडल की गाड़ी देखते हो तो अगर वो आपको लाइट
लाइट में दिक्कत दिख रही है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव टू रिप्लेस और रिपेयर। वो इतनी अभी अवेलेबल भी नहीं है सेकंड हैंड मार्केट में, या नहीं तो बहुत महंगी है। तो अगर आप LCI देख रहे हो जिसके अंदर 2 प्रोजेक्टर आते थे ऐसे, और उसकी हेडलाइट में कोई दिक्कत है, अगर आपको बहुत ही अमेजिंग डील मिल रही है तो ही लेना, क्योंकि वो हेडलाइट को रिपेयर या रिप्लेस करना बहुत आसान या सस्ता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, प्री फेसलिफ्ट की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर जो हेडलाइट का मॉड्यूल या DRL का मॉड्यूल है वो 6-7 हजार का है, और जो पोस्ट फेसलिफ्ट है गाड़ियां जैसे कि जिसके अंदर 2 प्रोजेक्टर आते थे, वो यूजुअली अराउंड 15 से 20 हजार का आपको DRL मॉड्यूल मिलेगा। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस, ऑलमोस्ट डबल का कॉस्ट पड़ जाता है, डबल से भी ज्यादा कई बार। सो यूजुअली जो मार्केट के अंदर मिलते हैं चाइनीज नॉक ऑफ होते हैं, तो इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, जल्दी खराब होते हैं। कूलेंट का जो एक्सपेंशन टैंक है या रेजर्वोयर है जहां पर कूलेंट स्टोर होता है, टैंक इटसेल्फ इज नॉट गेटिंग डैमेज्ड। जो कैप है उसके जो ऊपर का पार्ट होता है विद टाइम हीट साइकिल की वजह से खराब हो जाता है और वो एक्सपेंशन टैंक के अंदर गिर जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो टैंक के अंदर ही रहता है, आगे नहीं जाता, बट वो अगर बाय चांस आगे जाता है तो कूलिंग सिस्टम को टोटली खराब कर सकता है, क्योंकि प्लास्टिक का अगर कोई भी टूटा हुआ पार्ट अगर हमारे कूलिंग सिस्टम में घूमेगा तो वो दिक्कत देगा ही। तो जब भी आप गाड़ी देखने जाओ, मेक श्योर कि जो कूलेंट की एक्सपेंशन टैंक की कैप है उसको चेक करो, और ये 2-3 हजार रुपए में कैप मिल जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कैप खराब है या उसका जो पार्ट है वो मिसिंग है, सो उसके बाद एक कूलेंट को प्रॉपर फ्लश करना चाहिए, कूलेंट की एक्सपेंशन टैंक को बाहर निकाल के उसको साफ करना चाहिए। इसका स्टीयरिंग रैक है वो इलेक्ट्रॉनिक है, सो कभी भी अगर गाड़ी हाफ लेवल तक भी जाती है पानी में तो सबसे पहले जो सबमर्ज होता है पार्ट वो स्टीयरिंग रैक ही है, और दूसरा हमारा स्टार्टर है। ये दोनों ही पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाते हैं इस गाड़ी के लिए जहां पर पानी की बात आती है। सो अगर स्टीयरिंग रैक के अंदर पानी चला गया, उसके बाद ये स्टीयरिंग रैक जैसे कि मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉनिक है, तो रिपेयर इजीली होता नहीं है, रिप्लेस करना पड़ता है। सेकंड हैंड भी अगर आप देखोगे तो 50-60 हजार 70 हजार तक आपको एक यूज्ड रैक मिल सकता है। ऐसा हमेशा होता नहीं है, महंगे भी मिलते हैं। अगर आप कभी भी गाड़ी लेते हो तो मेक श्योर कि उसका स्टीयरिंग रैक प्रॉपर फंक्शनिंग हो, स्टीयरिंग के पार्ट जो हमारे सस्पेंशन में लगता है वो बेशक खराब हो, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर हो टायर और एंड पर, वो उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं है गाड़ी पर। बट अगर स्टीयरिंग में दिक्कत है, स्टीयरिंग की लाइट आ रही है, स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है, या फिर स्टीयरिंग में वियर्डनेस लग रही है चलाते टाइम आपको कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो दैट मीन्स कि कभी ना कभी स्टीयरिंग रैक में पानी गया है, उसको रिपेयर करने की कोशिश की है और वो रिपेयर नहीं हुआ ढंग से। मैं यहाँ पे क्लिप डाल रहा हूँ A6 की स्टीयरिंग की। इन दोनों गाड़ियों के अंदर A6 में और 5 सीरीज में दोनों में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है। इस स्टीयरिंग की वजह से ही इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत आती है। अब यहाँ पे जो A6 का स्टीयरिंग आप देख रहे हो ये ऐसे घूम रहा है अपने आप ही, अगर इसको थोड़ा टच करते हो तो ये घूमने लगता है, लेफ्ट करते हो तो राइट जाता है, राइट करते हो तो लेफ्ट जाता है। इसका मेन कारण यही था कि स्टीयरिंग रैक के अंदर पानी गया हुआ था, और पहले भी ये रिपेयर हो चुका था एक बार। तो पानी रहने की वजह से इसके अंदर काफी जो पार्ट्स थे वो खराब हो गए थे, बट इन द एंड वी मैनेज टू रिपेयर इट, और उसके बाद ये ठीक हो गया था। बट उसके अंदर हमारे 50-60 हजार रुपए लग गए थे इसको रिपेयर करने में, क्योंकि स्टीयरिंग रैक A6 का थोड़ा महंगा है 5 सीरीज से। स्टीयरिंग रैक अगर इस गाड़ी का आप देखते हो तो उसमें ये दिक्कतें आती ही हैं। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली यूजुअली जो मैं वीडियो बनाता हूँ, उसका कारण यही है कि जो जो दिक्कतें मेरे को फेस हुई हैं पिछले 10 साल में वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ आज। 2016 में मैंने सबसे पहले 5 सीरीज को ड्राइव किया था, और उसके बाद आई हैव बीन प्रिविलेज्ड टू ड्राइव दिस एवरी डे। और पॉइंट ऑफ फेलियर इसके अंदर इतना ज्यादा कुछ नहीं है, गाड़ी अगर आप मेंटेन करते हो तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इसमें सबसे बड़ा रोल आपके इंजन ऑयल का ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं 15,000 किलोमीटर का इंटरवल रखते हैं ऑयल चेंज का। आई वुड रेकमेंड आप 8 से 10 हजार किलोमीटर तक का या 1 साल तक का इंटरवल रखो। मैं गाड़ियों की यूजुअली सर्विस कर देता हूँ 7-8 हजार किलोमीटर पर ही। इंजन ऑयल इज द मेन लुब्रिकेशन फैक्टर ऑफ योर इंजन। इंजन ऑयल ही लुब्रिकेशन फैक्टर होता है आपकी गाड़ी में। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं इंजन के अंदर, तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए इंजन ऑयल अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, और तो इंजन को हेल्दी रखने के लिए फ्रीक्वेंट इंजन ऑयल चेंजेस आपको करने चाहिए। और जो ये आजकल बहुत सारे एडिटिव्स आ रहे हैं कि इंजन फ्लश या कूलेंट फ्लश, ये आपको हर सर्विस पे करने की जरूरत नहीं है। टाइम पर इंजन ऑयल चेंज हो रहा है तो फ्लश करने की जरूरत ही नहीं है इंजन फ्लश। इसका कारण ये है कि जब आप इंजन फ्लश यूज करते हो तो मोस्ट ऑफ द सील्स होती हैं जो गाड़ी पर या इंजन पर इमेच्योरली वेयर आउट होती हैं जल्दी। जैसे कि हमारी वाल्व कवर गैस्केट हो गई, ऑयल कूलर गैस्केट हो गई, मतलब जहां जहां ऑयल जाता है वो जल्दी खराब होगी अगर आप उसके अंदर इंजन फ्लश यूज करते हो। अगर आप 8 से 10 हजार किलोमीटर तक का ऑयल इंटरवल रखते हो तो आपको इंजन फ्लश की या एडिटिव्स डालने की जरूरत नहीं है। आप लिक्विड मोली का डीजल पर्ज डाल सकते हो टैंक में। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी और लैग फील हो रहा है तो इंजेक्टर को साफ कर देगा। सो उसको भी आप एक बार यूज कर सकते हो अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है, बट
उसको भी कोई आपको एक ऐसा वो नहीं करना है कि हर 6 महीने में आपको डीजल पर्ज यूज करना है। तो जब भी आप कोई एडिटिव फ्यूल सिस्टम के अंदर यूज करते हो तो उसका जो फ्यूल फिल्टर होता है वो क्लॉग अप हो जाता है, उसके बाद आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। मेक श्योर कि वो जो टैंक है जिसके अंदर एडिटिव डला हुआ है फ्यूल टैंक, वो जब एम्प्टी हो जाए, दूसरा टैंक आप यूज कर रहे हो, उसके टाइम पर इसका जो फ्यूल फिल्टर है उसको रिप्लेस कर दो। अगर आप कोई भी गाड़ी देखने जाते हो उसके अंदर फ्यूल प्रेशर लो का एरर आ रहा है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लंबे सेल्फ के बाद, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक फ्यूल पंप का मॉड्यूल होता है ट्रंक में बैटरी के साथ, जो कि आपको गाड़ी को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। सो मॉइस्चर आने की वजह से फ्यूल कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। सेल्फ लेगी गाड़ी, प्रॉपर इंजन घूमेगा, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि उस तक फ्यूल नहीं पहुंच रहा। ऐसे केसेस के अंदर यूजुअली जो फ्यूल कंट्रोल मॉड्यूल है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इसको रिप्लेस करना पड़ता है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यूजुअली यही प्रॉब्लम आती है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम देती है, चाहे वो 4 सिलेंडर हो चाहे वो 6 सिलेंडर हो। वो रहता है इसके क्रैंक के बेरिंग। थोड़ा सा पता है तो गाड़ी के अंदर एक क्रैंक होती है जो कि हमारे इंजन को मूव करती है। उसके ऊपर एसेसरीज की बेल्ट होती है, वाटर पंप हो गया, एसी कंप्रेसर हो गया, वो क्रैंक ही सबको घुमाता है। क्रैंक के जो बेरिंग होते हैं वो खराब हो जाते हैं जल्दी जब ऑयल इंटरवल है वो 15,000 का रखो या ऑयल इंटरवल के अंदर दिक्कत आए। सो कुछ लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी सिर्फ 3-4 हजार किलोमीटर चली है 1 साल के अंदर, अभी ये ऑयल में दिक्कत नहीं है, मैं इसको 1 साल और चलाऊंगा, 3-4 हजार ही और चलेगी तो 10,000 से कम हुआ। सो दैट इज नॉट गुड फॉर योर इंजन। और स्पेशली यही कारण होता है जो इंजन के या क्रैंक के बेरिंग खराब होने का या पॉइंट ऑफ फेलियर का रीजन होता है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि उस बेरिंग के अंदर आपका ऑयल गैलरीज होती हैं और उस तक अगर ऑयल ढंग से लुब्रिकेशन नहीं करता तो क्रैंक के बेरिंग खराब हो जाते हैं और फ्यू केसेस वो क्रैंक के बेरिंग आपकी क्रैंक को भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो ये मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने आपको बता दी हैं इस गाड़ी के अंदर जो जो दिक्कत आती हैं। सो चलो अब गाड़ी पर बढ़ते हैं। दिस इज अ 2014 BMW 525D। दिस इज अ ट्विन टर्बो इनलाइन 4 सिलेंडर। दैट मींस इसके अंदर 2 टर्बो हैं और 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है। आप बाहर से देख रहे हो तो गाड़ी को देखने से ऐसा लगता नहीं कि ये गाड़ी 10 साल पुरानी हो चुकी है इस साल, क्योंकि जो ये शेप की गाड़ी है इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। आज भी इतना पुराना या आउटडेटेड नहीं लगता है। बहुत ही अच्छे स्टैगर्ड व्हील सेटअप है। दैट इज 245, 45, 19 ऑल अराउंड, 8.5 इन द फ्रंट एंड 9.5 इन द रियर। दिस कार लुक्स अमेजिंग। इट इज इन द ब्लैक कलर और इसके ऊपर M की किट लगी हुई है आगे के बम्पर को छोड़कर। सो विद अ लिटिल टिंट ऑन इट दिस कार लुक्स वेरी गुड। और इस गाड़ी को आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि 10 साल पुरानी BMW है। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड थिंक कि ये 4-5 साल पुरानी BMW है। और जो कार एंथुजियास्ट है जिनको गाड़ियों के बारे में पता है, दे नो कि हाँ भाई गाड़ी 2017 में डिसकंटिन्यू हो गया था, नया शेप आ गया था। अगर हम 10 साल पुरानी की बात करें तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई है। तो 2024 के अंदर आप बहुत सस्ती डील ले सकते हो F10 पर। आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर सेलिंग इट राइट नाउ एंड दे आर सेलिंग इट फॉर चीप। सो आई नो कि मार्केट में इतना ज्यादा अभी महंगी नहीं जा रही है F10, बट आई थिंक दिस इज अ टाइमलेस डिजाइन। तो आप में से जो पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरे पास एक F10 है 6 सिलेंडर। दैट इज अ प्री फेसलिफ्ट 2011 इनलाइन 6 सिलेंडर। सो आई एम ड्राइविंग दैट कार फ्रॉम 2016। F10 के अंदर आप पीछे से भी देखोगे तो जो पीछे की लाइट है वो पुरानी नहीं लगती बिकॉज दे आर LED। आज के टाइम पे भी हर गाड़ी के अंदर LED ही है। सो BMW में बहुत पहले दे दिया था। तो पीछे की प्रोफाइल से भी देखने से आप इस गाड़ी को ये नहीं कह सकते हो कि 10 साल पुरानी लगती है। सो दिस लुक्स वेरी अग्रेसिव राइट नाउ ड्यू टू द व्हील सेटअप एंड द M kit आई थिंक। ऑल्सो हैज द रेड कैलिपर ऑन इट। सो वो भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको व्हील्स दिखा देता हूँ। ये रियर के 9.5 और मैं आपको यहाँ से फ्रंट का दिखाऊं तो ये है 8.5। अगर आप कोई गाड़ी देखने जाते हो और उसका जो व्हील कैलिपर है वो विजिबल है तो वहां से आप आसानी से इसके जो ब्रेक पैड है उसकी कंडीशन देख सकते हो कि कितना मटेरियल रहता है उस पर। एंड ओवरऑल आई थिंक दिस लुक्स अ वेरी मीन कार राइट नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हो सनरूफ इस गाड़ी के अंदर होता है। मेजोरिटी गाड़ियों के अंदर आपको सनरूफ मिलेगा ही। सो अगर आपको चेक करना गाड़ी पेंटेड है या नहीं तो आपको खिड़की खोलनी है ऐसे चारों खिड़कियों को और डिग्गी को और बोनट को। इसके जो सराउंडिंग में आपको वेदर स्ट्रिपिंग मिलेगी वहां पर चेक करना है कि पेंट का रेजिड्यू है या नहीं। आपका कोई पार्ट पेंट होता है अनलेस अनटिल वो आपको रिमूव करके पेंट ना करना पड़े। सो स्प्रे होगा तो थोड़ा ओवर स्प्रे वेदर स्ट्रिपिंग पर आ जाता है। सो ऐसे आप उसको चेक कर सकते हो अगर आप गाड़ी देखने गए हो कहीं पर। और मेक श्योर कि यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं उनको भी आप चेक करो। वेदर स्ट्रिपिंग को जो गेट पर होती है उसको आसानी से नीचे कर पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो मैं इसके ऊपर कितना भी जोर लगाऊं ये निकलेगी नहीं क्योंकि कभी ये पहले यहाँ से निकाली नहीं हुई है। वेदर स्ट्रिपिंग को ऐसे उठाकर देखते हो और वो सीधा ही बाहर निकल रही है। सो मेक श्योर कि जो सीम है उसमें कोई डैमेज ना हो। और यहाँ पर इंटीरियर देख सकते हो आप, ये क्रीम कलर का इंटीरियर है। इसमें एक व्हाइट
वाइट ऑप्शन भी आता था, बट दिस इज मोर ऑफ अ बेज क्रीम कलर। इसके अंदर भी लोग यूजुअली क्या करते हैं, डीलर हुआ या फिर कोई इंडिविजुअल हुआ, बहुत टाइम के बाद ये सीट खराब हो जाती है वेयर एंड टेयर की वजह से, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर है। अगर आप इस सीट को देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये सीट ओरिजिनल ही है, बट मैं अगर आपको क्लोजअप दिखाऊं तो इस सीट के अंदर डिफरेंस है। ये जो बॉटम पार्ट आप देख रहे हो ये बाद में बनाया हुआ है किसी ने, और इसका जो राइट साइड का यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी किसी ने बनाया हुआ है। सेंटर का जो पार्ट है ये ओरिजिनल लेदर है। BMW का ओरिजिनल लेदर और बाहर से अगर आप कहीं पर लेदर लेकर बनवाते हो उसमें डिफरेंस होता है, और वो इमीडिएटली नहीं दिखता, बट अगर आप ध्यान से देखते हो तो पता चलता है। और वैसे इस गाड़ी का इंटीरियर काफी अच्छी कंडीशन में है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो हेडलाइनर है वो सैग होता है विद टाइम, सो इसका रिप्लेस हुआ है कभी ना कभी। यूजुअली ये 10 साल होने पर गाड़ी के आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा एक बार। यहाँ पर पीछे देख सकते हो ये एडिशनल स्क्रीन लगाई हुई है। इस गाड़ी के अंदर स्क्रीन नहीं आती, मतलब कुछ मॉडल के अंदर आती, स्पेसिफिक मॉडल में स्क्रीन इंक्लूडेड नहीं थी, तो ये स्क्रीन आफ्टर मार्केट है पीछे। और मेक श्योर की जो ब्लाइंड है ये भी आपके वर्किंग हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये टूट जाते हैं। मेक श्योर की जो पीछे दोनों खिड़कियों में ब्लाइंड है पीछे रियर पैसेंजर के लिए वो वर्किंग हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर कार्बन फाइबर का रैप हुआ है, और इसका डोर हैंडल है वो भी स्टिकी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको चेक करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी गैस कैप है। ये गैस कैप मैंने इसलिए ओपन की है, इस गैस कैप पर कभी अगर गाड़ी पेंट पर गई होगी तो यूजुअली बॉडी शॉप क्या करते हैं कि गैस कैप को उतार कर देते हैं पेंट मैच करने के लिए। गैस कैप के ऊपर कुछ व्हाइट मार्कर से कुछ लिखा मिले या फिर पेंट का थोड़ा बहुत आपको कहीं पर दिखे, तो इसका मतलब कभी ना कभी ये जो गैस कैप है उसको उतार कर बॉडी शॉप के अंदर पेंट हुआ है। वो इतना कोई खराब बात नहीं है। आई मीन 10 साल होने के पर गाड़ी के छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड, बट कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सो मूविंग टू द फ्रंट डोर, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये ग्रैब हैंडल है ये पहले किसी ने पेंट किया हुआ है। ये काफी लोग करते हैं क्योंकि पहले ये डोर हैंडल मिलते नहीं थे, बट आज ये इजीली अवेलेबल होते हैं। आप सारे डोर हैंडल के सेट को एक साथ बदल सकते हो और वो बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट लाता है गाड़ी के अंदर, मतलब एकदम से गाड़ी का इंटीरियर अपलिफ्ट हो जाता है। ऑल्सो इसका जो ये स्पीकर की ग्रिल है ये भी टूटी मिलती है, सो ये भी मिल जाती है, बट मेक श्योर कि जब आप देखने जाओ तो ये सारी चीजों का ध्यान रखो। आपको स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इको प्रो और स्पोर्ट्स प्लस के ऑप्शन मिल जाते हैं। गियर सिलेक्टर भी थोड़ा डिफरेंट मिलता है इसके अंदर। तो जब भी आप गाड़ी देखने जाओ, एसी कंट्रोल्स के बटन हैं वो बहुत ज्यादा वेयर आउट ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में अगर आपने देखा होगा तो जो बटन है वो खराब मिलते हैं। सो इस गाड़ी का ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज इन गुड कंडीशन। इसके अंदर आपको बड़ी नेविगेशन स्क्रीन मिलती है। ऑल्सो दिस इज अ स्टार्ट स्टॉप फीचर जो कि प्री फेसलिफ्ट के अंदर नहीं है। इस बड़ी स्क्रीन के अंदर आपको नेविगेशन मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है। कुछ गाड़ियों के अंदर प्री फेसलिफ्ट के अंदर ब्लूटूथ नहीं है, सो आपको ऑक्स से ब्लूटूथ का आउटपुट लेना पड़ता था। और यहाँ पर म्यूजिक कलेक्शन के अंदर इसके अंदर हार्ड ड्राइव होती है, तो आप अपने गाने सेव कर सकते हो हार्ड ड्राइव के अंदर पेन ड्राइव के थ्रू। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एल्बम आर्ट भी दिखता है एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंदर USB ऑक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बेसिक फीचर है आज के टाइम पे, बट उस टाइम पर 2014 में या 10 साल पहले इतना कॉमन नहीं था। उसके नीचे चेक कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हो इस गाड़ी के अंदर क्या एरर हैं। ये सारे एरर शो नहीं करता आपको, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता है जो इस गाड़ी के बेयर मिनिमम काम आती है। तो चेक कंट्रोल के अंदर काफी आपको एरर पता चल जाएंगे हेडलाइट से रिलेटेड या नॉर्मल स्टफ से रिलेटेड, बट आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कि इसके अंदर दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेडलाइट के एरर हैं यूजुअली, क्योंकि इसका जो हेडलाइट का मॉड्यूल है वो रिप्लेस होना है। सर्विस रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हो इंजन ऑयल, फ्रंट ब्रेक पैड्स, रियर ब्रेक पैड, ब्रेक फ्लूइड, व्हीकल चेक। इसका मतलब होता है कि आपको कितने टाइम के अंदर ये सर्विस को परफॉर्म करना है, या आपको BMW के शोरूम में देना है या खुद करना है। सो आप यहाँ पे इंजन ऑयल भी देख सकते हो और टायर प्रेशर को रीसेट भी कर सकते हो। हम गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं अब, और यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल चेक इंजन की लाइट ऑन है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा गाड़ी को स्कैन करके। अगर हम चेक कंट्रोल के अंदर अब जाते हैं, सो आपको कोई इंजन से रिलेटेड यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखेगा, सिर्फ हेडलाइट का यहाँ पर दिखाएगा। सो अगर आप कोई गाड़ी देखने जा रहे हो और उसके अंदर कोई एरर नहीं है, दैट डजंट मीन कि गाड़ी के अंदर हिडन एरर कोड्स नहीं है। उसको आपको स्कैनर से ही पता करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम या फॉल्ट क्या है। दिस ऑल्सो हैज द अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील। सो प्री फेसलिफ्ट गाड़ियों से इसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर पैडल शिफ्टर है। सो इस ट्रांसमिशन के कंट्रोलर का एक मैं आपको बहुत अच्छा फीचर दिखाता हूँ। अगर आप गाड़ी को स्पोर्ट्स में चलाते हो और जब गाड़ी को आकर आप पार्क करते हो, सो P दबाता हूँ तो मैं ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा अपनी फर्स्ट पोजीशन पर। उसके बाद मैं आपको मोड्स दिखा देता हूँ। कंफर्ट और स्पोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस
और कंफर्ट और इको प्रो, ये आपको 4 मोड इसके अंदर मिलते हैं। मैं इसको स्पोर्ट्स में चलाता हूँ ज्यादातर, क्योंकि इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा बढ़ जाता है कंफर्ट से। सेंटर कंसोल के अंदर इतनी ज्यादा जगह नहीं मिलती है, बट आप फोन और वॉलेट रख सकते हो। प्री फेसलिफ्ट के अंदर और पोस्ट फेसलिफ्ट के अंदर एक और डिफरेंस है, इसके अंदर जब आप क्रूज कंट्रोल लगाते हो तो इसके अंदर आप लिमिट भी सेट कर सकते हो कि इस लिमिट से ज्यादा गाड़ी को आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। दिल्ली जैसे शहर में काम आता है। इसको नॉर्मल क्रूज कंट्रोल पे चलाना चाहते हो तो आपको सेंटर वाला बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ से इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं हम। उसके बाद मोड का ऑप्शन है इस साइड पर, FM, ब्लूटूथ, ऑक्स। यहाँ से आप कॉल कर सकते हो अगर आपका फोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो। वॉल्यूम अप डाउन एंड स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शन, जो कि इतना अच्छा काम नहीं करता अभी इस गाड़ी के अंदर। सो मेक श्योर कि सारे जो बटन है ऑलमोस्ट आप दबा कर देखो कि फंक्शनिंग है या नहीं। सो मेक श्योर कि जब आप गाड़ी देखने जाओ सारे विंडो को आप ऊपर नीचे करके देखो कि वो अच्छे से क्लोज होते हैं या नहीं। सो जब पावर विंडो की मोटर खराब होने वाली होती है, पावर विंडो को आप नीचे करोगे, ऊपर करते टाइम प्रॉपर पूरा बंद नहीं होगी और उसके बाद दोबारा नीचे हो जाएगी। तो मेक श्योर कि इसके अंदर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो उसकी मोटर में दिक्कत होती है यूजुअली। विंडोज वर्किंग है। यहाँ से आप इसके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स को चला सकते हो। ये डिमर है इसका हेडलाइट का, इंटीरियर लाइट्स के लिए। सो ये पार्किंग के लिए और ये ऑटोमेटिक लाइट्स के लिए। और यहाँ से इसके फ्रंट और रियर फॉग लैम्प भी चला सकते हैं। आई डोंट यूज सनरूफ मच, बट अगर आप गाड़ी देखने जाते हो तो मेक श्योर कि सनरूफ काम कर रहा हो। तो यहाँ पे इसकी इंटीरियर लाइट्स को चेक कर लेते हैं चलती है या नहीं। मेक श्योर कि इंटीरियर की सारी लाइट चल रही हो। तो सनरूफ को खोल कर देखते हैं। इसका जो ब्लाइंड है वो 1 टच फंक्शनिंग है, बट जो ग्लास है उसको आपको होल्ड करना पड़ रहा है बटन को इन ऑर्डर टू ओपन इट फुली, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। बट इसको फिक्स करने का एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। जैसे कि देख रहे हो 1 टच के साथ अभी फिलहाल वर्किंग नहीं है। नीचे का जो ब्लाइंड है ये 1 टच के साथ अभी फंक्शनिंग है। सो इसका एक इजी सा सॉल्यूशन है फिक्स करने के लिए। यहाँ पर जो आप सनरूफ का बटन देख रहे हो इसको प्रेस कर रखना है सेंटर से ऐसे। सो फनी स्टोरी, मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, चंडीगढ़ के अंदर हम घर शिफ्ट कर रहे थे और क्या हुआ, सनरूफ खोल तो दिया मैंने बट वो बंद नहीं हो रही थी। अगर मैं उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था, एक बार आगे जाकर बीच में आकर रुक रही थी और उसी टाइम पे बारिश हो रही थी। तो मैंने गाड़ी को सोसाइटी के अंदर लगाया, मतलब जहाँ पर ऑब्वियसली बारिश गाड़ी के अंदर ना आए। फिर उस टाइम पर मेरे पास स्कैनर नहीं था, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, अराउंड 2017 की बात होगी। सो उस टाइम मैंने क्या किया कि गूगल किया, उस पर इतना ज्यादा कुछ था नहीं, मिला नहीं मेरे को। सो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस बटन को होल्ड किया था, क्योंकि काफी जगह क्या हुआ था कैलिब्रेशन के अंदर ऐसा हो जाता है कि आपको उसको होल्ड करना पड़ता है। सो इसको मैंने ऐसे होल्ड करके रखा इस पोजीशन के अंदर। तो उसके बाद ऐसे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सनरूफ पूरा खुला और पूरा ही बंद हुआ। और बंद होने के बाद इसका जो सनरूफ है वो अब आप देख सकते हो अच्छे से काम कर रहा है। और मेरे साथ उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सो उस दिन मेरे को पता चला था कि आप इसको ऐसे कर सकते हो बाय चांस, क्योंकि स्कैनर नहीं था उस टाइम पर। तो अगर आप गाड़ी देखने जाते हो और उसमें ऐसी प्रॉब्लम है तो ऑन द स्पॉट आप चेक कर सकते हो कि उससे वो फिक्स होता है या नहीं। इसके अंदर कार्बन फाइबर का रैप है जो कि मैंने खुद किया हुआ है। 2 टोन इंटीरियर है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और मेक श्योर कि जो स्पीकर है वो सारे वर्किंग हो, तो ब्लूटूथ हो चाहे CD हो, इसके स्पीकर को चेक कर लेना अच्छे से। सो 10 साल के बाद स्टीयरिंग व्हील पर ऑब्वियसली थोड़ा एज शो हो रही है। इसका जो स्टीयरिंग व्हील का जो लेदर है वो थोड़ा खराब हो रहा है, बट दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। स्टीयरिंग व्हील का लेदर खराब हो चुका है, बट उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो ऑटो फोल्ड मिरर है दोनों वो चल रहे हो। ये एस्ट्रे बहुत कॉमनली खराब होती है इस गाड़ी की, और उसका कारण भी है कि 1-2 कॉइन इसके अंदर पीछे अटक जाता है, और जब आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं एस्ट्रे को तो ये टूट जाती है। मेक श्योर कि इसकी जो सीट बेल्ट है वो लॉक्ड ना हो और रिट्रैक्ट होती हो आराम से, क्योंकि अगर सीट बेल्ट लॉक्ड हुई तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हुआ है। और कभी भी इस गाड़ी के अंदर मेजर एक्सीडेंट होगा तो सीट बेल्ट लॉक हो जाएंगी ऑन ऑल 4 कॉर्नर्स। सो ये चेक करना जब भी आप गाड़ी लेने जाओ। पैसेंजर वाली सीट के ऊपर कोई भी अभी लेदर का रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है। दिस इज ऑल ओरिजिनल। ये अभी ठीक कंडीशन के अंदर है, इतनी फ्लॉलेस तो नहीं कहूंगा मैं, बट दिस इज नॉट बैड आइदर। मेक श्योर कि iDrive वर्किंग हो, क्योंकि ये महंगा आता है और इसको रिपेयर कराना भी बहुत ईजी नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर कोई अगर ड्रिंक रखी है, कॉफी रखी है, तो वो इजीली स्पिल हो सकती है इसके ऊपर। सो सबसे ज्यादा इसका जो iDrive खराब होने का कारण है वो लिक्विड डैमेज होता है। सो यहाँ पर इसके सारे बटन जो है वर्किंग है अभी फिलहाल। दिस इज वर्किंग फाइन। उसके बाद यहाँ पर आप AC के कंट्रोल को भी चेक कर लो आराम से कि सारे जो बटन है वो फंक्शनिंग है या नहीं। इसके जो ये 1 2 3 4 5 6 FM के स्टेशन बटन होते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टच सेंसिटिव बटन। सो अगर आप गाड़ी को लिफ्ट पर नहीं उठाने वाले तो यहाँ पर आप गाड़ी के टायर की कंडीशन भी देख सकते हो।
और शॉकर भी देख सकते हो थोड़ा बहुत कि लीक हो रहा है या नहीं। और अनइवन टायर वेयर का मतलब ये भी हो सकता है बैड अलाइनमेंट और इसका कंट्रोल आर्म या फिर सस्पेंशन काम मांग रहा है, तो वो भी एक टेलटेल साइन है कि कोई दिक्कत है गाड़ी के अंदर। ब्लैक कार विद अ लिटिल बिट ऑफ क्रोम लुक्स नाइस। सो जब भी आप गाड़ी देखने जाओ आप आराम से उस गाड़ी की बॉडी लाइन को 2-3 बार चेक करो अच्छे से, एक वॉक अराउंड लो आराम से। जो आपको दिक्कत लग रही है वो आप ओनर को, सेलर को बता सकते हो कि भाई ये दिक्कत है, और आपको भी पता चल जाएगा कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। क्योंकि जब आप गाड़ी ले लेते हो उसके बाद आपको पता चले कि मैंने ये चीज मिस कर दी तो वो दुख लगता है। तो जब आप गाड़ी देखने जाओ तो मेक श्योर कि उसका एक अच्छा वॉक अराउंड आप लो और स्क्रैचेस डेंट्स वगैरह को अच्छे से देखो। रियर डिफ्यूजर यहाँ पर इसलिए आपको चेंज मिलेगा इस गाड़ी में क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इसमें एम किट लगी हुई है, तो दिस इज अ एम स्पोर्ट बम्पर। इसके अंदर क्वाड टेल पाइप्स हैं, बट जो दूसरी साइड की हैं वो फेक हैं, सिर्फ 2 ही चलती हैं जो यूजुअली नॉर्मल गाड़ी में भी आपको या नॉर्मल बम्पर में भी दिखेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये थोड़ा बहुत स्क्रैच यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रैच है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको ये फिंगर नेल से जा रहा है, दैट मीन्स कि ये रबिंग से आसानी से चला जाएगा। तो अगर ऐसे छोटे मोटे स्क्रैचेस गाड़ी पर हैं तो ये तो बफ हो जाएंगे, बट कोई डीप स्क्रैचेस हो या फिर जो डीप डेंट हो उनको तो पेंट ही करना पड़ेगा। इस गाड़ी के अंदर ऐसे कोई डेंट्स वगैरह है नहीं, तो जैसे देख सकते हो बॉडी लाइन से साफ ही है गाड़ी। इस गाड़ी का मेरे को स्पेशली बोनट बहुत अच्छा लगता है, इसकी जो डिफाइनिंग लाइंस हैं वो बहुत अच्छी लगती है। इवन इन 2024 इतना पुराना डिजाइन होने के बावजूद भी ये मॉडर्न लगता है आज के टाइम पर भी। 2024 के अंदर भी इस गाड़ी का जो डिजाइन है वो इतना आउटडेटेड नहीं लगता मेरे को। रिप्लेसिंग अ विंडो ऑन अ BMW इज एक्सपेंसिव, तो सारे शीशों को आराम से देखो, कहीं पर भी छोटा मोटा क्रैकिंग हुआ तो वो बढ़ सकता है और उसको आगे जाके आपको चेंज करवाना पड़ेगा। डिग्गी ओपन करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक स्टोरेज मिलती है आपको। सो अगर आपने गाड़ी को इतना अच्छे से अब इंस्पेक्ट कर लिया है, हर एक बटन दबा के देख लिया गाड़ी के अंदर, आपको हर एक चीज के बारे में बताया, बट जब तक आप गाड़ी को ड्राइव नहीं करोगे तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि उस गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत है, उसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। सो इसके बाद इस गाड़ी को हम ड्राइव पर लेकर चलते हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको सबसे ज्यादा डैमेज पार्ट मिलेगा F10 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपका आर्म रेस्ट होता है। तो चलो अब गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ मैं और गाड़ी को ड्राइव कर देखते हैं कि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। ड्राइव पर ले जाने से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सस्पेंशन कैसा है, ड्राइव कैसी है, पावर कैसी है। सो मोस्ट ऑफ द प्री फेसलिफ्ट जो गाड़ियां हैं उसके अंदर या प्री LCI गाड़ियां, उनके अंदर रियर कैमरा नहीं होता। जितनी भी गाड़ियों के अंदर बड़ी स्क्रीन कंपनी से होती है उसके अंदर जैसे आप रिवर्स करोगे कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, विद सेंसर्स इन द बैक एंड फ्रंट ऑल्सो। तो टेस्ट ड्राइव पर ले जाने से पहले मेक श्योर कि 5-10 की स्पीड पे ऑन ओपन रोड, मतलब क्राउडेड एरिया मत करना है। ये थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाकर और हार्ड ब्रेक मारना 3-4 बार। उससे क्या होगा कि अगर कोई सस्पेंशन में क्लंकिंग होगी ना तो वो उस टाइम पर आपको पता चल जाएगी। लेफ्ट मिरर का एक फीचर बताता हूँ रिवर्स के अंदर। जैसे आप रिवर्स करते हो और दूसरी साइड पर स्विच करते हो, सो लेफ्ट वाला मिरर है वो नीचे डिप डाउन हो जाएगा, और जैसे आप पार्क में करोगे या डी में करोगे ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो रिवर्स कर दिया दोबारा, आप देख सकते हो नीचे चला गया है। और कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है। इसके कॉर्नर अभी सेंसर में दिक्कत है थोड़ी, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है, बट इसको अब हम ओपन रोड पर लेकर आ चुके हैं और चलाकर देखते हैं कि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। रोड नॉइज है गड्ढों के अंदर, उसके अंदर थोड़ा आराम से चलाना 30-40 की स्पीड तक, ताकि अगर कोई आवाज हो तो आपको पता चल जाए। जब हम गाड़ी देखने जाते हैं यूजुअली लोग क्या करते हैं, बहुत ही स्पीड में गड्ढों से गाड़ी को निकालते हैं, तो अगर आवाज आती भी है तो पता नहीं चलता। तो 30-40 की स्पीड पर अगर आप गड्ढों से निकालते हो गाड़ियों को तो यूजुअली कोई अगर आवाज होगी तो आपको आ जाएगी इंटीरियर के अंदर या फील हो जाएगा स्टीयरिंग में। यहाँ पर देख सकते हो वी आर ऑन ओपन रोड। यहाँ पर आप स्पोर्ट्स लगा के भगा के भी देख सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर वो खुली जगह हो तो ऐसा करना। आई लाइक दिस एज अ क्रूजर ऑल्सो। अराउंड 2000 RPM या 2500 तक मैक्सिमम गाड़ी गियर शिफ्ट कर ले। अगर गाड़ी 3000 RPM 3-3500 RPM पे भी गियर अच्छे से शिफ्ट नहीं कर रही, गियर शिफ्ट स्मूथ नहीं है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ट्रांसमिशन। इसका जो 8 स्पीड ट्रांसमिशन है वो ZF कंपनी का है और उसके बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्ट है। सो अगर आप गाड़ी को रिवर्स या डी पर लगाते हो और आपको झटका लगता है, सो दैट मीन्स ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत है, और वो आप ओनर से बात कर सकते हो कि इसमें कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन फ्लूइड का लेवल जब लो होता है जब भी ये हो सकता है, और कोई एक्चुएटर खराब हो रहा हो जब भी हो सकता है।
ट्रांसमिशन को जब तक रिमूव नहीं करेंगे या स्कैन नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा वो। तो 4 सिलेंडर के अंदर 2200 आरपीएम तक आपके गियर शिफ्ट हो जाने चाहिए, और अगर आप 6 सिलेंडर इंजन गाड़ी के अंदर हो तो यूजुअली अराउंड 2500 तक या 2800 तक भी चलता है। वो डिपेंड करता है प्रीवियस ओनर के ड्राइविंग पैटर्न पर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नहीं होना चाहिए कि 3-3,500 पर गाड़ी या 4000 आरपीएम तक भी गियर शिफ्ट ही ना कर रही हो। इस गाड़ी के अंदर 8 गियर हैं। दिस इज ZF 8 स्पीड ट्रांसमिशन। इसको अराउंड 90,000 किलोमीटर पर सर्विस की जरूरत होती है, जिसके अंदर ट्रांसमिशन का ऑयल और फिल्टर चेंज करना होता है। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उसको सिंपल ऐसे ऑयल निकाल के दोबारा ऑयल डाल नहीं सकते हो। ZF के ट्रांसमिशन को अच्छे सर्विस कैसे करते हैं प्रॉपरली, वो जानना तो यहाँ पर आप क्लिक कर चेकआउट कर सकते हैं, वो प्रॉपर वीडियो ऑन इट। एसी को भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो फिलहाल कि एसी अच्छे से कूलिंग कर रहा है या नहीं। सस्पेंशन को चेक करने के बाद आप विंडोज को ऊपर कर सकते हो। मेक श्योर कि एसी कट ना मारे। ऐसा नहीं होता इस गाड़ी के अंदर कि एसी कभी कट मारेगा चलती गाड़ी के अंदर। अगर कंप्रेसर बंद भी होता है, ऑन भी होता है, तो आपको अंदर इतना पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको बार बार एसी का बटन ऑन ऑफ करना पड़े ताकि एयर कंप्रेसर चल पाए और आपको ठंडी हवा आए। अगर ऐसा उस गाड़ी के अंदर हो रहा है तो दैट मीन्स कि एसी कंप्रेसर की लाइन के अंदर यूजुअली ब्लैकनेस आ जाती है। दैट मीन्स कि आपको सारा एसी सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप रेडी रहना। अगर ऐसा कुछ गाड़ी के अंदर दिक्कत है तो आपको एसी कंप्रेसर और कंडेंसर कूलिंग कॉइल तीनों चेंज करनी पड़ेंगी। एसी कंप्रेसर अगर कभी भी नहीं हुआ है गाड़ी का चेंज तो इट इज मोस्ट लाइकली कि वो कभी ना कभी खराब होगा। इस गाड़ी के अंदर एसी कंप्रेसर की काफी ज्यादा दिक्कत है, और जब कंप्रेसर खराब होता है तो यूजुअली लाइन में ब्लैकनेस आ जाती है, और उसके बाद आपको कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल तीनों को चेंज करना पड़ता है, विच इज नॉट अ इजी जॉब और बहुत ही सस्ता काम नहीं है ये। उसके लिए आपको डैशबोर्ड भी बाहर निकालना पड़ेगा, तो लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है अगर आप कहीं और से करवा रहे हो तो। एंड जब भी आप गाड़ी को ऐसे देखने जाओ तो मेक श्योर कि ओनर से कहो कि मुझे थोड़ी लंबी टेस्ट ड्राइव लेनी है, क्योंकि 2-4-5 मिनट के अंदर आप पता नहीं लगा सकते हो गाड़ी की ड्राइव कैसी है। सो मेक श्योर कि उसको आप 10-15 किलोमीटर तक एटलीस्ट चलाकर देख कर आओ कि गाड़ी की ड्राइव कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, और कोई अगर एरर होगा तो वो अभी इस टाइम पर आ जाएगा। तो अगर आप गाड़ी की कोई एड देखकर देखने जाते हो, मेक श्योर टू आस्क हिम वेदर ही इज द ओनर और ही इज अ डीलर। इसके अंदर बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ओनर से आप अच्छे से पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आई है क्या नहीं। वो आपको एक अच्छा हिस्ट्री बता सकता है गाड़ी की इन द सेंस, ताकि आप आगे ध्यान रख सकते हो कि ये काम हुआ है, ये काम होने वाला है। अगर आप किसी डीलर से लेते हो तो आई एम नॉट सेइंग कि सारे डीलर एक जैसे होते हैं, बट कुछ लोग झूठ बोल के गाड़ी देते हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो आपको इन द फ्यूचर काम आएगा। मेक श्योर कि जो ओनर है उससे आप बात कर पाओ एटलीस्ट, अगर वो दिखाने नहीं आ सकते गाड़ी, ताकि ओनर इसके जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बता सके। सो इस टेस्ट ड्राइव के अंदर आप इसके टेम्परेचर पर भी ध्यान रखना। अगर आप 4 सिलेंडर गाड़ी देखने जा रहे हो तो 90 के आसपास उसका टेम्परेचर रहेगा हमेशा, जो कि 100 से थोड़ा लेफ्ट साइड में दिखेगा, क्योंकि 90 लिखा नहीं होता है यहाँ पे। 6 सिलेंडर है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर एट सेंटर रहेगा 100, और अगर आप गाड़ी को भगाओगे 4 सिलेंडर के अंदर तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, 110 तक आ सकता है। 6 सिलेंडर के अंदर हो तो 100 से 120 तक आ सकता है। उसके बाद भी बढ़ रहा है वो, तो दैट मीन्स कि कूलिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो अब इस चेक इंजन लाइट को स्कैन कर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज माई पर्सनल स्कैनर, और यहाँ पर ये देख रहे हो इसका OBD स्कैनर दूसरी साइड पर, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। ये रहा इसका OBD 2 पोर्ट। सो इसको मैंने ऑन कर दिया है। ये रही इसकी ऐप जहां से हम इसको स्कैन करेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड स्कैनर। लगभग हर गाड़ी से इसको स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको इसको चेकआउट करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप वहां पर देख सकते हो इसको। सो यहाँ पे है इसका OBD का पोर्ट, यहाँ पर आप इसको प्लग इन कर सकते हो। ऐसे पूरा स्कैनिंग प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो आप नीचे कमेंट्स के अंदर, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। सो काफी लोग क्या करते हैं, किलोमीटर और माइल्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 109,000 किलोमीटर अभी ड्रिवन है, बट वही अगर माइल्स में देखो तो 67,000 कुछ आता है। सो इसको आप इजीली सेटिंग के अंदर जाके चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट काफी लोगों को ये पता नहीं है। तो 67,000 जो यहाँ पर दिखा रहा है वो उनको किलोमीटर लगता है, बट वो माइल्स में होता है, तो गाड़ी ऑलमोस्ट डबल चली होती है उनकी एक्सपेक्टेशन से। सो ये चीज का ध्यान रखना जब आप गाड़ी देखने जाओ। यहाँ पर इसका कोड दिखा रखा है, F10 है, ऑटोमेटिक है, और इंडिया है, इंजन कोड है N47। N47 का मतलब होता है 4 सिलेंडर, N57 का मतलब होता है 6 सिलेंडर। फिलहाल इसके अंदर ये कोड्स हैं जो कि EGR वेल्व की वजह से हैं। EGR वेल्व का कंट्रोलर खराब होने की वजह से यूजुअली ये कोड आते हैं। अगर EGR वेल्व ठीक भी काम कर रही हो तो इसके अंदर एक सेंसर होता है, वो खराब हो जाता है, उसके बाद ये गाड़ी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, तो उसके बाद ये एरर कोड्स आते हैं। सो मैं अभी आपको एक डीलर ट्रिक दिखाता हूँ। अगर आप
इन एरर को भी यहाँ पर डिलीट भी कर दोगे, क्लियर कर दोगे, तो उसके बाद भी जो परमानेंट कोड्स है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ये आएंगे, बट जो चेक इंजन लाइट है वो यहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी चेक इंजन की लाइट नहीं है और वो ना आने को मन माने 2-3 दिन, 1 हफ्ता भी ना आए, बट वो आने को 3-4 बार गाड़ी ऑन ऑफ करोगे तो आ भी जाए। बट फर्स्ट ड्राइव के अंदर जैसे कि अभी मैं चला रहा हूँ तो मैं इसको अभी आधा घंटा चला सकता हूँ, 20-30 किलोमीटर चला सकता हूँ और यहाँ पर कोई भी चेक इंजन की लाइट नहीं आएगी। देख सकते हो स्कैनर के अंदर अभी भी एरर है, गाड़ी अभी ड्राइव कर रहा हूँ मैं, कोई चेक इंजन की लाइट नहीं आई। इससे बचने के लिए गाड़ी को 2-3 बार ऑन ऑफ करके चला के देखना टेस्ट ड्राइव में, ताकि अगर कोई एरर कोड है तो वो शो हो सके। तो चलो मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। सो दिस इज द N47 ट्विन पावर टर्बो इनलाइन 4 सिलेंडर। दैट मीन्स कि ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन है और इसके अंदर 2 टर्बो हैं और ये LCI इंजन है। तो पहले के जो प्री फेसलिफ्ट इंजन है उसके अंदर सिंगल टर्बो आता है और सबसे ज्यादा दिक्कत इसी इंजन के अंदर है। ट्विन टर्बो के अंदर इसका जो छोटे वाला टर्बो है वो जल्दी खराब होता है और जब वो टर्बो छोटे वाला खराब होता है तो ज्यादा लोड बड़े टर्बो पे आती है और उसके बाद वो बड़ा टर्बो भी खराब हो जाता है। तो अगर आपको 4 सिलेंडर लेना ही है तो प्री फेसलिफ्ट लेना जिसके अंदर सिंगल टर्बो है। सो इंजन पे ओपन करने के बाद आप इसको अच्छे से एक लुक अराउंड देना। यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसा आउट ऑफ द प्लेस चीज लगे तो वो आप पूछ सकते हो डीलर से या फिर जो आपको दिखा रहा है गाड़ी। सो मेक श्योर कि इंजन बे को अच्छे से देखना इस टाइम पर। और अगर ये ऊपर का बोनट चेंज होगा तो यहाँ पर नीचे जो टैग्स हैं ये ज्यादातर नहीं होंगे। बोनट का अंदर का कलर है और बाहर का कलर है वो मैच होता हो। सो ये काम आप यूजुअली ड्राइव से पहले कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ड्राइव करके आओगे तो इंजन गर्म होगा। सो कूलेंट चेक करने के लिए इसका जो रिजर्वोयर की कैप है उसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। बट ये कभी भी जब आप गाड़ी ड्राइव कर आए हो या गाड़ी गर्म हो तो कभी भी ये कैप मत खोलना, आप अपने आप को बर्न भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत प्रेशराइज्ड होता है सिस्टम। अगर आप इसको प्रेशर के अंदर खोलोगे तो कूलेंट स्प्लैश होगा आपके मुंह पर भी और दैट कैन कॉज यू सीरियस डैमेज। क्योंकि गाड़ी थोड़ी अभी ड्राइव कर आए थे हम, बट ठंडी हो चुकी थी। सो मैं इसको धीरे धीरे निकाल रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत प्रेशर हो तो वो यहाँ से निकल जाए। थोड़ा प्रेशर था बट यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कूलेंट ये अभी फुल है। यहाँ पर देख रहे हो मैक्स दिख रहा है, ऊपर कैप है उसको अभी देख लेते हैं आराम से। इसका कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, जैसे कि मैं पहले बताया था आपको कि ये जो कैप है वो खराब हो जाती है। सो इसकी कैप ठीक है अभी। सो इंजन कवर को निकालने के बाद यहाँ पर आप जो ये पाइप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड अ PCV वाल्व। ये क्रैंक केस की जो वेंटिलेशन होता है उसके लिए होती है और ये भी विद टाइम ब्रिटल हो जाती है और खराब हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो क्रैंक केस की जो फ्यूम्स होती हैं वो इंजन बे के अंदर ही आ रही होती हैं। सो गाड़ी आपकी ढंग से ड्राइव नहीं करेगी। ये पाइप अभी रिसेंटली रिप्लेस की है मैंने, क्योंकि इसकी भी पाइप खराब हो चुकी थी और जो क्रैंक केस की वेंटिलेशन है वो सारा का सारा इंजन के अंदर ही आ रहा था। सो दिस हैज बीन रिप्लेस्ड और मेक श्योर कि ये पाइप जो है उसके ऊपर टेप ना लगी हुई हो। तो ज्यादातर गाड़ियों के जो ओनर है वो क्या करते हैं, मैकेनिक को बोलते हैं इस पाइप पर टेप लगाने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक की पाइप होती है। इसको बाहर निकाल के अगर आप टेप लगा के लगाओगे तो दूर से जिसको नहीं पता उसके हिसाब से तो ये पाइप ठीक ही है, बट जब गाड़ी चल रही होगी और अंडर प्रेशर वो पाइप नहीं रोक सकती क्रैंक केस के जो फ्यूम्स है उसको बाहर निकलने से। सो आपके एक सिस्टम के अंदर लीक हो जाएगी। मेक श्योर दिस पाइप हैज बीन रिप्लेस्ड, और अगर नहीं रिप्लेस हुई है तो आप बोल सकते हो। दिस इज नॉट एक्सपेंसिव, 3-4 हजार की है ये ओरिजिनल पाइप। दिस इज नॉट अ बिग डील बट यू हैव टू लुक फॉर इट। और दूसरी जो कॉमन फेलियर है इस इंजन के अंदर वो इसका डैम्पर पुली है। ये जो सेंटर में देख रहे हो ये क्रैंक की पुली है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डैम्पर पुली। ये भी विद टाइम के साथ क्रैक हो जाती है और एक टाइम के बाद इंजन बे के अंदर गिर जाती है। रबर का पार्ट है वो डिटैच हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक सिमिलर इंसिडेंट है। इसको भी अगर आपको चेंज करना सीखना है कैसे करते हैं तो मेरे पास एक डेडिकेटेड वीडियो है, दैट इज ऑन अ 6 सिलेंडर, बट सेम ही है दोनों 4 और 6 सिलेंडर के अंदर लगभग सेम ही है प्रोसेस। सो मेक श्योर कि इसके अंदर ज्यादा क्रैकिंग ना हो सेंटर के अंदर, और अगर क्रैकिंग है तो वो आप ओनर से बात कर सकते हो कि ये चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल सकता है प्राइस पर। मेक श्योर कि जो बेल्ट है उसकी कंडीशन ठीक हो, क्रैक्स ना हो बेल्ट के अंदर, और उसकी जो टेंशन है मतलब बेल्ट टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। बेल्ट के ऊपर ये आपका EGR कूलर है और यहाँ पर पीछे इसका EGR वाल्व है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है BMW के इंजन्स में। सो इस EGR वाल्व की अक्रॉस कोई भी गाड़ी हो, BMW की कोई भी इंजन हो, सबके अंदर ये EGR वाल्व की प्रॉब्लम है ही। जो ये कनेक्टर आप देख रहे हो ये EGR वाल्व का कनेक्टर है, मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ आपको। ये फिलहाल कनेक्टर में दिक्कत नहीं है, बट इसका जो कनेक्शन है EGR वाल्व का वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा क्योंकि वो शॉर्ट हो चुका है
समाओ। ये इसका मैप सेंसर है यहाँ पर, ये यूजुअली खराब नहीं होते इतनी जल्दी, अनलेस अनटिल आप निकाल कर इस पर फिंगरप्रिंट लगा दो या इसको, ये खराब नहीं होते जल्दी। जहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है वो पाइप खराब हो सकती है ड्यू टू वेयर एंड टेयर, क्योंकि प्लास्टिक का पार्ट है वो खराब हो सकता है। पीछे मैं आपको दिखाऊं तो अगर गाड़ी की बैटरी कभी डेड होती है तो प्लस का पॉइंट यहाँ पर लगाओगे आप, बैटरी का जो जंपर है इसके नीचे, और जो नेगेटिव है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो। दिस इज अ ग्राउंड। वॉशर बॉटल के अंदर ऑलमोस्ट 5 लीटर आपको फ्लूइड डालना पड़ेगा। हवाना मेटालिक कलर है इस गाड़ी का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एयर फिल्टर के पीछे जो ये वायर आप यहाँ पर देख रहे हो या पाइप जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इसकी वैक्यूम लाइन्स है। इसके अंदर काफी सारी वैक्यूम लाइन्स है इंजन के अंदर, जो कि अगर कहीं पर भी क्रैक होती है तो वैक्यूम सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा और आपकी गाड़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। सो ये सारी वैक्यूम लाइन्स खराब हो जाती हैं यूजुअली विद टाइम, क्योंकि रबराइज्ड मटेरियल से होती है बनी है। उसका एक और कारण भी है, इसके जस्ट नीचे जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये इसका डीपीएफ है या एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक पहुंच सकता है जब आप गाड़ी चला रहे हो, और उसके ऊपर अगर कोई रबर की लाइंस होंगी तो वो खराब होंगी इन द फ्यूचर। ये जो पाइप्स हैं ये खराब हो जाती हैं यूजुअली, कुछ एरर आने लगते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी को अब स्टार्ट कर दिखाता हूँ आपको मैं। अभी भी कोई भी चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही है, आप देख सकते हो। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर दिया मैंने अभी। सो टू समराइज, आई डोंट रिकमेंड यू बाइंग अ इनलाइन 4 सिलेंडर, गो फॉर अ 6 सिलेंडर, आइदर अ सिंगल टर्बो और अ ट्विन टर्बो। उन दोनों में ही ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट स्टे अवे फ्रॉम सिंगल टर्बो, स्पेशली अ ट्विन टर्बो कार। अगर आपको 4 सिलेंडर लेना ही है तो प्री फेसलिफ्ट गाड़ियों का लेना जिसके अंदर सिंगल टर्बो है। पार्ट्स आर अ लिटिल एक्सपेंसिव ऑन दिस इंजन, क्योंकि ये 2017 की गाड़ियों में भी सेम है, 14 की गाड़ियों में भी सेम है, 15 की गाड़ियों में भी सेम है। इसका जो इंजन के पार्ट्स हैं वो महंगे हैं कंपेयर टू अ सिंगल टर्बो कार। सो सिंगल टर्बो का फिर भी बहुत आजकल रीजनेबल रेट है। N57 जो कि 6 सिलेंडर है वो आपको 5 सीरीज में भी मिल जाएगा, 6 सीरीज में भी मिल जाएगा, 7 सीरीज के अंदर भी मिल जाएगा। किसी मैकेनिक को दिखाते हो तो उसको लिफ्ट पर उठाकर देख सकते हो कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या देखना चाहिए गाड़ी को जब आप लिफ्ट पर उठाते हो। द कार इज नाउ ऑन द लिफ्ट, और यहाँ पर लेफ्ट साइड के सस्पेंशन को आप आराम से देख सकते हो। शॉकर अभी लीक नहीं हो रहा है, एंड ओवरऑल द सस्पेंशन इज गुड ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड के शॉकर ठीक है, अभी कोई भी बुशिंग ज्यादा पेरिश्ड नहीं है। ये जो सेंसर आप देख रहे हो दिस इज नोन एज द ऑयल लेवल सेंसर, और ये नया इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी ये रिसेंटली रिप्लेस किया है हमने अलोंग विद द ऑयल सम्प। इसके पीछे आपका ट्रांसमिशन है जो ये यहाँ पर देख रहे हो आप, और ये रहा इसका स्टार्टर मोटर। सो सबसे पहले जो पानी में सबमर्ज होने वाली चीज है वो स्टार्टर मोटर ही है, जिससे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो। इसके साथ ही आपका स्टीयरिंग रैक भी लोएस्ट पोजीशन होती है पानी में जाने के बाद। सो अगर गाड़ी लिफ्ट पर है या जैक पर भी है तो मैकेनिक को बोलो गाड़ी को ऐसे चेक करें। सो प्ले चेक कर सकते हैं वो सस्पेंशन में। सो अभी इसके अंदर ऐसा कोई प्ले नहीं है। और व्हील बेरिंग भी आप चेक कर सकते हो। टायर को ऐसे घुमाने के बाद यहाँ पर अगर कोई आवाज आ रही है आप, सो दैट मीन्स कि इसका व्हील बेरिंग खराब हो चुका है। ब्रेक पैड की कंडीशन आसानी से देख सकते हो, और रोटर की कंडीशन भी। इस रोटर पर अभी कोई इतना लिप नहीं आया है, सो दिस इज इन अ गुड कंडीशन। और ऐसी कुछ लगती है गाड़ी लिफ्ट पर। रियर में आपको सस्पेंशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे जैसे इतना खराब नहीं होता ये। पीछे आप इसके व्हील बेरिंग चेक कर सकते हो बस, और शॉकर लीक है तो वो चेक कर सकते हो। पीछे के कंट्रोल आर्म जल्दी खराब नहीं होते इस गाड़ी पर। पीछे कुछ इस टाइप का सेटअप मिलता है आपको F10 के अंदर। दिस इज अ रियर व्हील ड्राइव कार, तो पीछे आपको काफी सारे कंट्रोल आर्म्स मिलते हैं। दिस इज वाई रियर व्हील ड्राइव BMW ड्राइव्स रियली वेल। ये पहले किसी ने वेल्ड किए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल है जो कि मैंने अभी इस वीडियो के ड्यूरिंग ही चेक किया। तो यहाँ से एग्जॉस्ट की जो फ्यूम्स है वो निकल रही होंगी, सो विल फिक्स दैट लेटर। और दूसरी साइड का जो एग्जॉस्ट टिप है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो सिर्फ दिखाने के लिए, दिस इज अ फेक एग्जॉस्ट टिप। डिफ्यूजर काफी अच्छा लगता है पर इस गाड़ी पर IF2 से। सो विल फिक्स दिस टुमारो, और इसको अच्छे से वेल्डिंग करना पड़ेगा दोबारा से। सब फ्रेम को देख सकते हो आप, BMW के लोगो अभी भी इंटैक्ट है इतने सालों के बाद। और ओवरऑल कहीं पर कोई डैमेज ज्यादा नहीं है पीछे, ऐसा नहीं लगता कि कभी गाड़ी पीछे से स्क्रैप हुई है। सो दिस इज अ ड्राइव शाफ्ट, और इसके पीछे यहाँ पर इसका रियर डिफरेंशियल, और कहीं से भी अभी डिफरेंशियल लीक नहीं हो रहा है, ना ही कोई एक्सल्स पर टेयर है, तो वो भी ठीक है पीछे की कंडीशन। ये हमारे फ्यूल टैंक है दोनों साइड पर। ट्रांसमिशन फ्लूइड नहीं है, अगर आप कभी ऐसे उठाकर देखते हो तो AC का पानी है ये, जो कि यहाँ से ट्रांसमिशन की लेफ्ट साइड से निकलता है। ये रही इसकी ड्राइव शाफ्ट आगे से, और ट्रांसमिशन का पैन अभी कहीं से लीक नहीं हो रहा है। इस साइड से कभी गाड़ी लगी होगी तो थोड़ा डिफरेंट है दूसरी साइड से। ये जो आप देख रहे हो ये इसका इंजन माउंट है। इंजन माउंट के ऊपर आप देख सकते हो नीचे भी काफी सारी वैक्यूम लाइन्स है, फ्यूल लाइन्स है। उसके पीछे ये रहा इसका ट्रांसमिशन
और पीछे इसका ट्रांसमिशन का पैन जो कि एक फिल्टर है। अगर आप इसको रिप्लेस करते हो तो ट्रांसमिशन का पैन और फिल्टर एक ही है। सो किडनी ग्रिल के अंदर से आप कंडेंसर को देख सकते हो। ऐसे अंडर ट्रे को अब हम रिमूव कर देते हैं और उसके बाद जो स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग जो मैं बता रहा था, उसको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है वो। तो यहाँ पर जो सेंटर में देख रहे हो आप, ये मोटर होती है स्टीयरिंग की। यही होती है स्टीयरिंग का पूरा सेटअप इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर कोई ऑयल डालने की जरूरत नहीं होती है आपको। ये इलेक्ट्रॉनिकली आपके जो स्टीयरिंग है उसको कंट्रोल करता है। सो दिस इज द स्वे बार बुशिंग। ये भी खराब हो जाती है तो मेक श्योर कि ये ठीक हो, क्रैक ना हो। यहाँ पर आप बुशिंग को चेक कर सकते हो सस्पेंशन की, उसके अंदर क्रैक ना हो। ये जो बुशिंग है इनके अंदर ऑयल होता है। सो अगर इसके ऊपर यहाँ पर ऑयल का रेजिड्यू दिखे तो दैट मीन्स कि ये बुशिंग खराब हो चुकी है। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने काफी सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। अगर मुझसे कुछ रह गया तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस की है जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर नहीं बताई है। आई थिंक अगर आप इस गाड़ी को 2024 के अंदर खरीदना चाहते हो, सो आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड डिसीजन एट ऑल। एसेंशियली यू आर ड्राइविंग अ कार फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स प्राइस। मतलब अगर किसी ने 50-60 लाख रुपए की गाड़ी कभी ली है तो आप उसको अंडर 10 लाख में या 10 to 15 लाख के अंदर अगर आप लेते हो, सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट डील। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कम चली हुई गाड़ी लूंगा तो उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जब भी कोई लग्जरी कार या फिर कोई भी कार इन द मैटर वो कम चलती है, खड़ी ज्यादा रहती है, तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आती है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि 30-40 हजार किलोमीटर वाली ही गाड़ी आप लोगे तो ठीक रहेगा, उसके अंदर भी ज्यादा काम हो सकता है। सो 70-80 हजार लाख किलोमीटर तक भी अगर आप गाड़ी लेते हो डिसेंट प्राइस में और ठीक ओनर होता है वो, या मतलब ठीक मेंटेन्ड गाड़ी मिलती है, तो उसमें इतनी ज्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि जो ऑयल चेंज है वो आप सही टाइम पर करो और इंटरवल कम रखो, 7-8 हजार 10 हजार मैक्सिमम। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।